अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। और वज़ीर आज़म इमरान खान कराची का दौरा करके वापस लौट गए, लेकिन इस दौरे के दौरान उन्होंने सहाफ़ियों से कुछ गुफ्तगू की जिसकी काफ़ी बाज़गश्त हो रही है और एक नई बहस छिड़ गई है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि 18वीं तरमीम पर नज़र-ए-सानी होनी चाहिए और NFC यानी कौमी मालियाती कमीशन नाकाबिल अमल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 18वीं तरमीम में जल्दबाजी में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर ली गई जिनमें तरमीम हो सकती है, इस पर नज़र-ए-सानी होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस मकसद के लिए ये तरमीम की गई थी कि सूबों को इख्तियारात मिले और फिर वो निचली सतह तक उसको मुंतकिल कर सके, वो हुआ नहीं है। NFC से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि ये किस किस्म का सिस्टम है जो विफाक जब सूबों को बांट देता है सारा बजट, तो उसके बाद अपना बजट शुरू करता है 700 अरब के खसारे से। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इस पर गुफ्तगू की और वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि जो रेवेन्यू कम होने की वजह है, ये लोग आफत को करार दे रहे हैं, लेकिन कोरोना इसकी वजह नहीं है, हुकूमत की नाअहली इसकी वजह है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो 229 अरब रुपए कम मिले हैं, इसको वो डाका ना कहें तो क्या कहें। अब हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल कुछ यूँ है कि वज़ीर आज़म का बयान और वज़ीर आला की तनकीद, इन दोनों को मद्देनज़र रखते हुए किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, वज़ीर आज़म या वज़ीर आला? और ओपन ऑप्शंस हैं हमारे एनालिस्ट के पास, चाहें तो अपना जनरल कमेंट भी कर सकते हैं। पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें महमल सरफराज साहिबा, रीमा उमर साहिबा, शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब और बाबर सत्तार साहब भी हमें ज्वाइन करें। बाबर साहब, इससे पहले हम इसमें जाएं कि क्या होना चाहिए, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा। जो NFC अवार्ड्स का सिस्टम है, वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा किया है। अगर हम ख़ुसूसन कोरोना के वक्त में देखें तो बहुत से ममालिक में सिस्टम्स पर सवालात उठ रहे हैं, जैसे UK US में भी उठ रहा है। चाइना का सिस्टम इसके बरक्स ऐसा साबित हुआ है कि सेंट्रलाइज सिस्टम में चीज़ें मैनेज करना ज़्यादा आसान होता है। तो NFC फंड्स की तकसीम आपको क्या लगता है? देखिए, दो मुख्तलिफ तरीके हैं सोचने के, रियासत को इमेजिन करने के। कंसेप्चुअल लेवल पे अगर हम सोचते हैं तो एक तो ये है कि आपने फेडरेशन चलानी है या आपने एक सेंट्रल यूनिटरी सिस्टम चलाना है। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, हमने एक सेंट्रलाइज यूनिटरी सिस्टम की तरह से रियासत को चलाया है, जिसकी वजह से जो 1971 में हुआ वो हमारे सामने है। आज जो माइनॉरिटी प्रोविंसेस के प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे सामने हैं, बेशक वो बलोचिस्तान हो, बेशक वो सिंध हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो एक तो लार्जर सोच के साथ आप देखते हैं कि भाई एक बड़ा डाइवर्स मुल्क है, उसकी डाइवर्स पॉपुलेशन हैं, डाइवर्स एथनिसिटीज हैं, उसके अंदर उसे साथ रखने के लिए क्या आपने पावर सूबों को देनी है, फेडरेटिंग यूनिट्स को देनी है या नहीं देनी। इस हिस्ट्री से सीखते हुए 18वीं तरमीम आई। अब क्या उसके अंदर कोई कमी बेशी हो सकती है? हाँ, बहुत सारे कानून में होती है, निकलती रहती है, कुछ कोर्ट्स क्लैरिफाई कर देती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, क्योंकि कवानीन तो तमाम टाइम्स के लिए बनते हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब दो बातें कर रहे हैं, कंसेप्चुअली अगर आप बहुत सारे शोबे सूबों को दे देंगे तो जाहिर है उसके रिसोर्सेज भी आप सूबों को दे देंगे। अगर आपने एजुकेशन और हेल्थ सूबों को दे दिया है तो फिर पैसे भी आप उन्हें देंगे। सो NFC की कहानी में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है, लेट्स अस्यूम कि हम इनकी बात मान लेते हैं, NFC को आप अंडू कर देते हैं जिस तरह पहले था कि बड़ा 60% या 58% सेंटर के पास रहता, तो वो कितनी देर तक, क्या हमारा बजट फिर बैलेंस हो जाएगा? ये एक लार्जर डिबेट है हमारी प्रायोरिटीज की कि आपने डिफेंस पे कितना लगाना है, आपने अपने बजट डेफिसिट को रखना है या नहीं रखना, आपने क्या खर्चे उतने करने हैं जितने आपके रिसोर्सेज हैं, आपने टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाने या नहीं बढ़ाने। वहां पे हमें फेडरेशन या फederal गवर्नमेंट फेल होती नजर आती है, रेवेन्यूज भी डिप होते हैं आपके, आपने अपनी प्रायोरिटीज भी नहीं चेंज की, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरी चीज जो उन्होंने की है वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की है, वो भी बड़ी हैरत अंगेज बात है। पंजाब में इस वक्त आपकी हुकूमत है, KPK में पिछले अब इतने सालों से आपकी हुकूमत है, बलोचिस्तान के अंदर तो हमेशा से ही जो इस्लामाबाद होती है। तो आपको क्या चीज रोक रही है एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाने से? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं रोकता, उसमें तो आर्टिकल 140A आ गया है कि आपने लोकल गवर्नमेंट बनानी है, आप कानून साजी करें। और इन्होंने बनाया कानून, आप अपने KPK के कानून को देख लीजिए जो आपने बनाया, क्या उसमें आपने डेलीगेट कर दिया? तो जब डिक्टेटरशिप की वो बात करते हैं तो आपके सामने चेहरे आते हैं, बुजदार साहब का चेहरा, भाई वो कितने एम्पावर्ड हैं आज, क्या वो डिक्टेटर नजर आते हैं? महमूद खान का चेहरा, आप अपने CM तो देख लीजिए ना। एक CM फिर रह जाता है, आपको मुराद अली शाह के साथ 50 डिसएग्रीमेंट्स होंगे, लेकिन डिक्टेटरशिप की आप बात करें तो उसका चेहरा आपकी आंखों के सामने। ठीक है महमल, आपसे यही सवाल,
जहां पर पीटीआई की गवर्नमेंट है, जिन सूबों में पीटीआई की गवर्नमेंट है, क्या वहां पर आपको लगता है कि बल्दियाती निज़ाम को मुतहरिक किया गया है या इख्तियारात वज़ीर आला ने और फंड्स उस तरह से एलोकेट किए जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं या शिकवा कर रहे हैं? देखिए रीना, पहली बात तो ये है कि ये जो आपने जो सवाल है कि जी किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, मैं तो कहूँगी एक्चुअली सूबाई हुकूमतों का मौक़िफ़ दुरुस्त है। इसमें खाली मुराद अली शाह साहब की बात नहीं है। मैं आपको बताती चलूँ कि एक NFC की इसी तरह मीटिंग हो रही थी, जाम कमाल साहब सुनने में आया कि उन्होंने वॉकआउट कर दिया जब ये सारी बात हो रही थी, यही बजट कम करने की, NFC अवार्ड कम करने की। तो ये जो चीज़ है, जाम कमाल साहब तो इनके एला है ना, और मुझे ये नहीं लगता कि महमूद खान साहब या उस्मान बुज़दार साहब भी इस चीज़ को इतनी आसानी से मानेंगे, क्योंकि एक तो पहली चीज़ है, अगर तो आपने ये आईनी ढांचा तब्दील करना है तो उसके लिए आपको आईनी तरमीम कंसेंसस के साथ करनी पड़ेगी। वो तो इस वक्त इनके पास नंबर्स नहीं है हुकूमत के पास, अभी तो इस तरह बातें कर रहे हैं। जब ये तब अगर ये सीरियस है तो फिर इनको टेबल करना पड़ेगा, इनको लाना पड़ेगा ये पार्लियामेंट के अंदर चीज़, और फिर उसके ऊपर वोटिंग होगी, जाहिर बात है डिबेट और वोट होगा। तो मेरा नहीं ख्याल क्या, और ना इनकी अपोजिशन के साथ और को ताल्लुकात इतने अच्छे हैं। मतलब आप देखें कि वज़ीर आला सिंध को भी नहीं है मिले, कराची के दौरे पे गए हुए थे, सिंध के दौरे पे गए हुए थे, उनको भी नहीं मिले। फिर दूसरी चीज जिस तरह बाबर ने की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए रीना। हमारा एक तल्ख तजर्बों के बाद पाकिस्तान ने 1971 और उसके बाद उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान को एक फेडरेशन बनाना, एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं करना। 1973 का ये आइन है। तो ये जो सारा जो खान साहब सवाल उठा रहे हैं, ये हमारे आईनी ढांचे का हिस्सा है, ये तो क्लियर होना चाहिए उनको। मतलब ये 1 यूनिट या इस तरह की चीजें नहीं चल सकती। सूबे जो है वो वफाक की इकाइयां हैं, सूबे ही एक्चुअली असल बात तो ये है कि सूबाई हुकूमतों के वसाइल है ना ये सारे। बलोचिस्तान की महरूमियों की हम बातें करते हैं जो पुरानी, अब तो कर काफी मामला बेहतर हो गए, लेकिन आपको पता है कि वो कहते थे कि सुई गैस से गैस देते हैं, लेकिन सुई के अंदर गैस नहीं है, पूरे मुल्क में गैस दे दी, हमें नहीं मिल रही। तो ये महरूमिया थी, सूबाई महरूमिया, जो कि NFC अवार्ड 18वीं तरमीम ने कुछ हद तक, बल्कि काफी हद तक उन्होंने रिजॉल्व भी की उनके इश्यूज को, ताकि छोटे सूबे जो है वो खाली पंजाब के ऊपर या विफाक के ऊपर ना उंगली उठाए, वो भी जो है वो साथ चल सके फेडरेशन के साथ। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को ये समझना होगा कि अगर फेडरेशन चलानी है, और एक्चुअली पाकिस्तान तो अभी भी थोड़ा सा फिर भी सेंट्रलाइज्ड है। अगर आप अमेरिका देखें या और इस तरह की फेडरेशन को अगर आप देख लें, उधर मामला जरा फर्क होते हैं। तो मेरे ख्याल में कि इसके ऊपर ना खैर एक तो हुकूमत किस तरह सीरियस है, अनलेस के वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करे, और दूसरा ये कि खाली इस तरह की बातें करके आप एलियनेट मत करें बाकी सूबों को, क्योंकि खाली वफाक नहीं, इस्लामाबाद तक हमारा मुल्क जो है वो महदूद नहीं है। ठीक है शहजाद, हम जब बात करते हैं 18वीं तरमीम की, तो तरमीम की सब तारीफ भी करते हैं। जब हम सूबों के इख्तियारात देते हैं, उनकी खुद मुख्तारी की बात करते हैं, तो इस पर सब अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब एग्जीक्यूट करना होता है उस लेवल पे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एग्जीक्यूशन लेवल की प्रॉब्लम्स को ठीक करना भी तो हुकूमतों का काम है ना? जी बिल्कुल है। और यहाँ पे जो अभी महमल बात कर रही थी 73 के आइन की, 18वीं तरमीम की, यहाँ पे ये डिबेट तो कोई नहीं कर रहा है कि आपने फेडरेशन में इसको 1 यूनिट बनाना है। कल तो मेरे ख्याल से जो इमरान खान साहब ने बात की 18वीं तरमीम के हवाले से, वो ये की है कि वो इसके खिलाफ नहीं है। एनॉमलीज है, एनॉमलीज को आप दूर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी भी ऐसी वजारतें हैं जो कि वफाक के पास भी हैं, और वो सब्जेक्ट डिवॉल्व होकर सूबों के पास भी चला गया है। इस पेंडेमिक में हमें पता चला कि एक मसला सामने आया कि पेंडेमिक जो है वो वफाक का सब्जेक्ट है, हेल्थ सर्विसेज जो है सूबों का है। तो एनॉमलीज को दूर करना, 18वीं तरमीम खत्म तो वो कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि हो नहीं सकती, एनॉमलीज दूर करनी है। इसका मतलब आप एक और तरमीम लेकर आ सकते हैं। इस डिबेट से हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन शहजाद, जब तरमीम की भी बात करते हैं, जैसे वज़ीर आला सिंध और बाकी तर्जुमान है, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी का जो ये एक स्टबन इस पे एटीट्यूड आ जाता है ना कि 18वीं तरमीम खत्म नहीं हो सकती, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर एनॉमलीज है, हमने 18वीं तरमीम जब आई कंसेंसस के साथ, उसमें यकीनन कुछ अप्स एंड डाउन होंगे, उसको आप चेक करके कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी बात क्या है, और इस पर तो सबका मुत्तफिक होना जरूरी है, और इत्तेफाक है भी, कि आपने इख्तियारात को वफाक से लेकर सूबों को देना है और सूबों से लेकर आपने लोकल बॉडीज तक देना है। अब तहरीक इंसाफ से जो आप सवाल वो कर सकते हैं वो ये है कि क्या आपने खैबर पख्तूनख्वा में उसको एग्जाम्पलरी तौर पे किया है? पंजाब में तो हमने ये देखा कि जो लोकल बॉडी का सिस्टम था उसको तो इन्होंने खत्म कर दिया था पिछले साल, और इस साल इलेक्शन करवाने थे और वो इस पेंडेमिक की वजह से नहीं हो सकेंगे। तो जब वो ये सवाल सिंध पे उठाते हैं कि आपने यहाँ पे डिवॉल्व नहीं किया है, सारे इख्तियारात चीफ मिनिस्टर के पास है, वो नीचे नहीं गए, तो सवाल ये बनता है कि क्या आपने पंजाब में वो कर दिया है कामयाबी से? क्या आपने खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि कहा जाता है कि एक बेहतर निजाम है, लेकिन क्या वहां पे भी ये मसाइल दूर हो गए?
लेकिन तो इस पे डिबेट तो हो सकती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है और इसको आप रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी बात ये होनी चाहिए कि इख्तियारात आप इवॉल्व कर रहे हैं, बड़ी हमारी सोसाइटी जो है वो मल्टी कल्चर्ड भी है, डाइवर्सिटी इसमें ज्यादा है, तो ये नहीं हो सकता कि आप वन यूनिट सेंटर के पास पावर्स रखेंगे। बल्कि ये तो अच्छा है कि मुख्तलिफ पार्टीज के पास मुख्तलिफ सूबों की जब हुकूमत होती है तो पावर डिवाइड हो जाती है, तो किसी के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो आके से एक पार्टी को हटा के पूरा सिस्टम जो है वो उसको तहस नहस करते, क्योंकि पावर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। लेकिन जो एनएफसी है ना, उस पर गौर करना पड़ेगा और ये आप याद रखें, जो हुकूमत वफाक में आएगी वो उसका मुतालबा करेगी। जब नून लीग थी उन्होंने भी कोशिश की, अब पीटीआई है वो भी कोशिश करी। इसकी वजह क्या है? देखें, इस बजट में मुझे थोड़ा सा 2 मिनट दे दीजिएगा। 3000 अरब रुपए आपका डेट सर्विसिंग का बजट है, 1250 विदाउट पेंशन आपका मिलिट्री का बजट है, यानी कि 4250 4250 अरब रुपए आपका टोटल ये 2 एक्सपेंसेस बनते हैं। जबकि जो वफाक के पास पैसा आएगा इस बजट के जरिए वफाक के पास वो 3700 अरब रुपए होगा, तो आप 500 600 700 अरब रुपए डेफिसिट पे ही शुरू करेंगे। अब तरीकेकार क्या हो सकता है? देखें, आइन में ये तो बड़ा वाज़ेह है कि आप प्रोविंसेस का शेयर कम नहीं कर सकते, आप बढ़ा सकते हैं। ये आपने वाज़ेह कर दिया 18वीं तरमीम में। हो क्या सकता है? हो ये सकता है कि कुछ अखराजात जैसे कि डेट सर्विसिंग के हैं या मिलिट्री स्पेंडिंग के हैं, वो शायद अब सूबों को बेयर करना पड़े। ये तजवीज नून लीग में ने भी दी थी और अब पीटीआई की तरफ से भी इसी किस्म की तब्दीली आ सकती है कि जब आप टोटल रेवेन्यू में से प्रोविंसेस को उनका जो शेयर तकसीम करेंगे, उससे पहले आप उस रेवेन्यू में से 1-2 एक्सपेंडिचर जिस पे भी इत्तेफाक हो सकता है उसको आप माइनस कर लें, जो पैसा बचेगा आपका उसको आप डिवाइड कर देंगे उसी रेशियो से जो इस वक्त भी है, जो कि तकरीबन ओवरऑल 60% बनता है तमाम सूबों का मिलाकर और फाटा एरियाज जो कब्जा हो गए केपी में उनका मिलाकर। तो ये एक तरीकेकार हो सकता है। इस तरह ये हो सकता है कि वफाक के पास पैसे ज्यादा बचेंगे, क्योंकि देखिए हो नहीं सकता ना, इतना बड़ा जो डेट सर्विसिंग जो मुसलसल हुकूमतें बढ़ाती हुई आई है वो बड़ी अच्छी तजवीज है शहजाद की, लेकिन भट्टी साहब मिल के बैठे तो फिर ना हमने इस बार भी देखा कहाँ वजीर आला और वजीर आजम मिल के बैठे। कोरोना का इतना अहम मामला, लेकिन कोई उसके ऊपर भी बैठक नहीं हुई। देखिए, मैं 18वीं तरमीम पर वजीर आजम के मौक़िफ़ के साथ हूँ। 18वीं तरमीम जल्दबाजी में हुई, गलतियाँ की गई। क्या सिस्टम के वफाक सूबों को पैसे देकर खुद खसारे में चले जाए, वजीर आला आमर बन जाए, ये कहा वजीर आजम ने। ठीक कहा वज़ीर आज़म ने। पहली बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल यही 19-20 के फ़र्क के साथ यही बातें कर चुके हैं। मतलब मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एनएफसी अवार्ड पर मुत्तफिक है। और आगे अगर आ जाए, अगर आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो वफाक में और चारों सूबों में हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी 1.5-2 साल बाद यह कहने पर मजबूर हो जाएगी कि साढ़े को तो बचते ही कुछ नहीं, सारा कुछ तो ले जाते हैं। लेकिन बहरहाल 8 अप्रैल 2000, पहली बात यह है कि 8 अप्रैल 2010 को ये 18वीं तरमीम जो है ये मंजूर हुई थी। उसके बाद क्या हो गया? कितने अच्छा फंड्स चले गए, आपने इख्तियारात दे दिए, आपने मुल्क मजबूत कर दिया, आपने सूबे मजबूत कर दिए, आपने रास्ते रोक दिए, आपने मुल्क को तरक्की की शारा पर ला। लेकिन उससे क्या हुआ? कारकर्दगी, परफॉर्मेंस, 18वीं तरमीम के बाद सूबों की परफॉर्मेंस, सिंध की परफॉर्मेंस। इसी 18वीं तरमीम में एक था कि तालीम मुफ्त देनी है। सिंध में तालीम मुफ्त मिल रही है? नहीं मिल रही। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि ये 10 साल बजट कहाँ लगा? अच्छा, फिर मजे की बात है, अपनी इनकी टैक्स कलेक्शन 18वीं तरमीम के बाद सूबों के बाद कितनी है? 2% नहीं बनती। अच्छा, वो भी नहीं करने देनी। 18वीं तरमीम में अगर कोई कहता है, कोई एतराज करता है, वो असम्बली में जाएगा, उसके पास अक्सरियत होगी। वो 27 तरमीम में हो चुकी हैं, 28वीं ये करेगा ना, वो भी नहीं करने देनी, लात मार देंगे। निजकारी कोई चीज करने चाहते हैं, वो भी नहीं करने देनी। टैक्स कलेक्ट करना चाहना, वो भी नहीं करने देना। सूबों आवाम की हालत बेहतर करनी है, वो भी नहीं करने देनी, तब सर्च करनी है ये। अच्छा, ये बड़ी बारीक वारदात हुई है मैडम शेख। पीपी को सिंध चाहिए था, एक इलादा सल्तनत, शरीफों को पंजाब चाहिए था, और तीसरी मरतबा वजारत उज़्मा से पाबंदी हटानी थी नवाज शरीफ साहब को। कौम परस्तों को भी अल्लाह के फजल से केपी और बलूचिस्तान चाहिए था। अपनी अपनी सल्तनतें, अपनी अपनी जन्नतें, अपने अपने सेफ हेवन्स, अपने अपने लुट मार के बफर जोन, अपने अपने इलाका गैर, वसाइल सब पास, पुछ गुछ कुछ नहीं। अब ये शहजाद साहब ने जो बताया, इसको अगर आसान लफ्जों में कहे तो 100 रुपए हैं वफाक के पास।
58 वो सूबों को दे देता है, 42 रुपए में कर्जे, कर्जों का सूद, दिफाई बजट, अपने खर्चे और इख्तियारात का ये आलम के वज़ीर आज़म इमरान खान 24 किलोमीटर इस्लामाबाद का वज़ीर आज़म है। तो इस पे डिटेल बहस होनी चाहिए, इसको असम्बली में जाना चाहिए, इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, बारीक जो वारदात हुई है इसको सारों को इस पर डिस्कस करना चाहिए और सारों को इस पे तरमीम लानी चाहिए, बैलेंस लाना चाहिए सूबों और वफाक में। ये ख़त्म कर दें ये जो इन्होंने अपने साइड पे कर दिए हैं, सल्तनतें बना ली हैं। कोई खुदा के लिए हमें ना पूछे, जो पूछेगा उसको लात मार कर गिरा देंगे। ठीक है रीमा। वलीना शुक्रिया। हमारे मुल्क में मेरा ख्याल है 2 कैंप्स हैं, एक जो भट्टी साहब की तरह 18वीं तरमीम को एक वारदात समझते हैं और दूसरे जो हमारे रीसेंट पास्ट में उसको सबसे बड़ी कामयाबी समझते हैं। और मेरी नज़र में तो दूसरा कैंप है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है उसकी डायरेक्शन जो है वो डेवोल्यूशन की तरफ ही है, वरना ये मुल्क बिल्कुल अनगवर्नेबल हो जाएगा, इसको साथ रखना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसको वारदात कहना तो मेरा ख्याल है ज़्यादती है। फेडरल गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी की भी क्यों नहीं बात करता, वो किस तरह की टैक्सेस जो है वो कलेक्ट करते हैं, क्या उसमें उन्होंने इम्प्रूवमेंट लाए हैं पिछले 2 सालों में? भट्टी साहब ने कहा सिंध जो है और बाकी सूबे वो टैक्सेस सही कलेक्ट नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है सिंध गवर्नमेंट ने तो दिखाया है कि सूबे बेहतर तरह से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में बहुत बेहतरी आई है पिछले कुछ सालों। तो ये सब सवालात अगर हमने ऑनेस्ट डिस्कोर्स करना है तो ये सब सवालात भी हमें उठाने होंगे। ये जो बात है, जब भी कोई भी हुकूमत हो, चले पहले पिछली हुकूमतों की भी बात कर लें कि सबसे पहले हमने सूबों को ही पैसे काटते हैं, मेरे ख्याल है ये गलत है। अब ये भी हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमारे पास इस मुल्क में उतनी स्पेस है कि हम इन सब सवालात का खुल के उनके बारे में बात कर सकें। हमें ये होता है कि नहीं ये पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम के बारे में इतनी सेंसिटिव क्यों है, बाकी अपने बजट्स के बारे में इतने सेंसिटिव क्यों? फिर तो ऑनेस्ट डिबेट करें, या तो फिर जैसे चीजें हैं उनको स्ट्रेंथन करने में मदद करें, लेकिन वापस रिवर्स ना करें डायरेक्शन कि सूबों से वापस फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे जाएंगे। मतलब आपको ये लगता है कि अपने अपने जाती मफाद को बलाए ताक रख के ग्रेटर इंटरेस्ट के लिए मुल्क के सोचना होगा? ठीक है, हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे और अपना दूसरा सवाल एनालिस्ट के सामने रखेंगे। टेक अ ब्रेक।